बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इसके बारे में क्या कहें, आप सबने महसूस कर लिया इस फिल्म को। आज़ादी शब्द जब आता है तो एक झंझनाहट, जैसे कहते हैं ना, एक सिहरन आ जाती है। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था इस फिल्म के दौरान। और आप सबने कैसा महसूस किया आप बताएंगे। ये फिल्म आप अपनी तालियों से बताएं आपको कैसी लगी फिल्म। शायद आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, हाँ, तो इसीलिए जो लाइब्रेरी यहाँ पर बहुत सुंदर ये प्रांगण बना हुआ है, तो ये अध्ययन करने के लिए कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये मेरा विशेष आग्रह था कि इस फिल्म को आप लोग जरूर देखने आए, तो मुझे लगता कि यहाँ आना आपका सार्थक हुआ होगा। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हम जिस देश में रह रहे हैं, ये देश यहाँ तक कैसे पहुँचा है उसके बारे में जानना, उसको अनुभव करना बहुत आवश्यक है। अरुण जी, 13 मिनट तक हम सब वही थे, सब हम 100% उसे थे। अंशुल जी, इसके लिए मैं ये धन्यवाद आभार, बहुत शब्द छोटे हैं, इसे आगे की बात है। सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँ, अगर चर्चा की बात बढ़े तो ये फिल्म बजाने का विचार कैसे आया? क्योंकि अभी जो है ना, इस तरह की बातें आप करें तो बहुत आसपास के लोग, घर वाले कि ऐसा करके क्या होगा, मतलब कुछ उल्लू टाइप की फिल्म बना लो, उससे कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि विचार सबसे है कि उस तरह के विचार किसने आपको खुरेदा और वहां से आपने ये यात्रा शुरू की? सर, सबसे पहले तो सिने टॉकीज को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये फिल्म का चयन किया आज दिखाने के लिए और मुझे आमंत्रित किया। रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजर्स, रिस्पेक्टेड सुरवे सर और सभी अतिथिगण, सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि मैं यहाँ पे थोड़ा देर से पहुँचा, तो कार्यक्रम देर से शुरू हुआ। आप सबने मेरा इंतज़ार किया, मैं बहुत आभारी हूँ। नाउ टू योर क्वेश्चन, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है क्या? सबको सुनाई दे रही है ठीक से? सो बैक टू योर क्वेश्चन, दो चीज़ें हैं दो भाग हैं इस जवाब के। एक तो ये कि मुझे एज अ राइटर और डायरेक्टर, एज एन आर्टिस्ट, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर हमने अपनी आर्ट को सोसाइटी के लिए नहीं बनाया तो वो आर्ट यूजलेस है, वर्थलेस है। बिकॉज आर्ट कहते हैं कि एक गिफ्ट होती है, यू कैन नॉट लर्न इट, यू कैन पॉलिश इट बाय लर्निंग इट, बट समवेयर आपको एक गिफ्ट मिली है और वो गिफ्ट जब तक आपने बांटी नहीं वो बढ़ेगी नहीं। दूसरी चीज, ये मेरे कुछ पर्सनल अनुभव रहे मेरे परिवार में, जिससे मुझे लगा कि इस तरह की एक फिल्म बनना बहुत जरूरी है। मेरी एक नीस जो कि 16 या 17 साल की थी, उसके साथ में मेरी चर्चा हो रही थी कुछ विषयों पे, और किसी बात को लेके उन्होंने, मतलब ये मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ ये किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष नहीं है, तो उसको बिल्कुल भी अन्यथा नहीं ली जाए। ये सिर्फ आपके साथ अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। तो मैं मध्य प्रदेश में पला बड़ा और 17 साल की उम्र तक मैं मध्य प्रदेश में था, फिर मुंबई में आ गया। यहीं से मैंने अपना कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद में मेरी पूरी जर्नी यहीं हुई है। तो बैक इन एमपी हमने बहुत खराब दिन देखे थे, आज से कई साल पहले, 90s में। सड़क नहीं थी, पानी नहीं था, पावर नहीं था, पूरा ब्रेन ड्रेन हो रहा था, सब लोग बाहर जा रहे थे क्योंकि क्या करेंगे वहां पे। और बाद में जब मैं अपनी 16 साल की नीस से बात कर रहा था जो कि इंदौर की हैं, तो उनको लग रहा था कि राज्य में कुछ भी ठीक नहीं है। ये कुछ साल पहले की बात है, और ये वो तब की बात है जब इंदौर लगातार 6 साल से भारत का सबसे स्वच्छ और अच्छा शहर डिक्लेयर हो रहा है, क्लीन सिटी। तो मुझे उनको बताना पड़ा कि आपने कुछ पुराने दिन देखे नहीं है, अनुभव नहीं किए, और इसलिए आपको कई चीजों का अंदाजा नहीं है कि हमने कहां से कहां जर्नी करी इस प्रदेश में। तो उसी बात को लेके
जब बात चर्चा आगे बढ़ी तो ये हुआ कि हमारी पूरी कंट्री की हालत खराब है। तो पहले अपने शहर से, फिर अपने राज्य से, फिर वो बात पूरे देश तक पहुंच गई। तो दैट हिट मी वेरी हार्ड कि हम सब जो लोग हैं वो एक आजाद देश में पैदा हुए हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये आजादी हमें किस कीमत पे मिली है, और इस कारण से हम उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो चीज आपको फ्री में मिल जाए ना, उसकी इंसान वैल्यू बहुत कम करता है। तो ना तो हमने वो सैक्रिफाइसेस देखे हैं, ना वो सैक्रिफाइसेस अनुभव किए हैं, और ना ही सिर्फ हमने उनको टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, जो हमें ऊपर ही ऊपर से छूट के चले जाता है। और हमारी फिल्म का एक किरदार बोलता भी कि जो हिस्ट्री तुमने पढ़ी वही हमने पढ़ी, तो हमें उसके बारे में भाषण मत दो। तो ये हिस्ट्री जो है भाषण बन जाती है जब हम बात करते हैं, खासकर यंगस्टर्स के साथ में। तो ये फिल्म को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था। जब मुझे मौका मिला ये शॉर्ट फिल्म बनाने का, तब मेरे मन में यही ख्याल था कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो एक मैसेज लोगों को दे सके, जिससे वो उनको लगे कि हम शायद एक उस पूरी हिस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा महसूस कर सके। तो उसका तरीका जो कहानी हमने बनाने में गढ़ा, तो उसका तरीका यही मुझे लगा कि अगर मैं आज के इस यूथ को उस समय भेज दूं, टेलीपोर्ट कर दूं एक विश के थ्रू, तो शायद उन 3 यंगस्टर्स जो आज के यंगस्टर्स हैं, उनको देख के हमारे जो आज के यूथ है शायद वो अपने आप से उसको रिलेट कर पाए और कनेक्ट कर पाए। यह ठीक बात है, जैसा कि अभी आपने हारी जी ने कहा भी कि हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, तो शायद ये सभी बच्चे वहाँ पहुँच गए होंगे कुछ पल के लिए, बहुत ज़रूरी था। और आज के बाद ये सब लोग कुछ दूसरे होंगे, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। इसके पहले, इस हॉल में आने के पहले जो थे वो नहीं होंगे, कुछ और होंगे। कुछ तो टूटेगा, कुछ घटेगा, कुछ जुड़ेगा, कुछ बदलेगा। कला का यही काम है, और मुझे लगता है कि कला की सार्थकता भी है। अब मधुसूदन सुर्वे जी के पास मैं आता हूँ। सुर्वे जी ने जो बात कही कि उनको महसूस नहीं किया, सुर्वे जी हमारे पास साक्षात हैं जिन्होंने उस नहीं तो दूसरी लड़ाई, चूंकि हमारे यहाँ हमेशा लड़ाइयाँ होती है, अभी भी कुछ लड़ाइयाँ चल रही है। अभी एक दौर ऐसा आया है कि कहाँ से हमारे पास सैंक्शंस आ रहे हैं, एक लड़ाई चालू है। उसके पहले चाइना की तरफ से आई थी, एक लड़ाई चालू है। हमारे पास लड़ाइयाँ हमेशा रहती हैं, हम उनको किस तरह से लड़ते हैं, कैसे समझते हैं, हमारे ऊपर है। तो मधुसूदन जी से मैं जानना चाहूँगा इनके अनुभव कि जिन्होंने जो आज़ादी को आज हल्के में जो लेते हैं, तो आपके अनुभव बताएंगे कि करगिल वार में जिस तरह से आप रहे हैं, और उसको आप बताएं जिससे ये बच्चे या हम लोग और अच्छे से अनुभव कर पाए। जय हिंद, वंदे मातरम। आदरणीय मंच के ऊपर बैठे हुए सभी प्रणाम, नमस्कार। संस्कार भारती के तमाम इधर आए हुए मेंबर्स को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। वीर नारी वीर पिता जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी है, वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसे सभी जवानों को उनके चरणों में मैं नतमस्तक हूं। शुरुआत होती है आजादी। सही मायने में हमने आजादी का मतलब समझा है क्या? हमें तो जैसे सर आपने अभी जो थोड़ी देर के पहले हमने देखा कि आजादी को ऐसा बोला जाता है कि हमने भी वही किताबों में पढ़ा है, लेकिन हमें सही आजादी के मायने, सही मतलब उसका मालूम है क्या? अगर हमने अंदर अपने आप में झांको और सोचो, अगर उस जगह पे मैं होता तो आजादी बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिली, जिसके लिए हमें शहादत वीर गति को प्राप्त होना पड़ा है। आजादी हर एक को, हमको बोलते हैं कि ना हमें आजादी मिली है और इस आजादी का हमें पूरा फायदा लेना है। ये नई पीढ़ी या हमारे से पहले वाले जो जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने देश के लिए, अपने आजादी के लिए क्या क्या नहीं किया। आजादी हमें ऐसी किसी मतलब उपवास करके या किसी अनशन करके हमको आजादी नहीं मिली है। उनके लिए हमें त्याग करना पड़ा है, बहुत ज्यादा त्याग किया है, तब जाके अंग्रेज भागे। नहीं तो अगर ऐसे ही हम अनशन और त्याग करते रहते तो और हजारों साल हमारे तक वो बैठे रहते। उपवास करके, फास्ट करके किसी को आजादी कोई दे सकता है क्या?
नहीं, सिर्फ एक डराने की एक चीज है वो, कि मैं आपके ऊपर हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं ऐसे भूखा मर जाऊंगा, कोई किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। जब आप अपनी मांगे पूरी करने के लिए पूरा देश जब खड़ा हो गया था, तब जाके हमें आजादी मिली थी। बिना खड़क बिना डाल नहीं मिली थी। उसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने आजादी के मायने हमको समझाए हैं। अगर हम ये चाहे, इस आजादी हमें कपड़े पहनने की आजादी है, तो कपड़े पहनने की आजादी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सर मैं पूरा एक बदन का कपड़ा निकाल दो और ऐसे ही घूमते रहो। ये आजादी नहीं है ना, क्योंकि आजादी तो इसी का भी मतलब होता है कि मुझे आजादी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो कुछ मर्यादा जो है उनको हमको उसके साथ रहना पड़ेगा। मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना है। हमें आजादी का सही मायना तब हमको पता चलेगा अगर हम ये सोचे कि मैं अगर इस मुल्क में, इस देश में, इस संस्कार में मैं पला हूं, मेरे पूर्वजों ने जो मेरे ऊपर जो संस्कार पड़े हैं, क्योंकि ये संस्कार शुरुआत होते कहां से है? मेरे घर से शुरुआत होते। और घर के जो बुजुर्ग है या हमारे गुरु जी है, जो हमारा सामने वाली जो सोसाइटी है, ये जब हमको बताती है ये कैसे रहती है, तो अंग्रेजों की संस्कृति हमको लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा हमारा पूर्वजों का इतिहास है, इतने बड़े रामायण महाभारत जैसा हमारा इतिहास है, और इस इतिहास ने हमें समझाया है कि हमें कैसा रहना है। और बची बात कारगिल की लड़ाई की, तो उसके बारे में आपके थोड़ी देर के बाद और दोबारा संभाषण होगा। जी धन्यवाद। आपने जिस तरह बताया कि आज़ादी इतनी आसानी से कोई किसी को नहीं देता है, उसके कब्जे में आप आ जाते हैं। इस फिल्म की जो डिजाइनिंग आपने की एक म्यूजिक की तरह की, तो मुझे लगता है कि म्यूजिक के थ्रू जाने में बहुत सारी बातें कहना आसान हो जाता है। थोड़े एक तो कम समय में ज्यादा बात कहना, इसी को अगर फीचर फिल्म आप बनाने जाते तो एक लंबा समय, लंबा बजट, उसकी रिलीजिंग, बहुत लंबी चीजें लगती। ये जो आपने विधा चुनी है बहुत शानदार थी। इसके अलावा और कौन से आपके इस तरह के प्रोजेक्ट या प्लानिंग हैं जो कि हमारी सोसाइटी, जो हमारे समाज को इस तरह के और विषय उनको उन तक हमें लाना चाहिए? म्यूजिकल इसको चुनने का यही कारण था जो आपने बताया। इसके अलावा फ्यूचर में और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं और मेरी टीम काम कर रहे हैं अभी। अलग अलग विषयों के ऊपर है, उनके बारे में अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आइडिया ही सब कुछ है क्रिएटिव इंडस्ट्री में। लेकिन इस फिल्म ने हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, क्योंकि ये फिल्म को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई फिल्म फेस्टिवल्स में सिलेक्ट किया गया और कई सारे अवार्ड्स मिले फिल्म को। भारत में तो कई लोगों ने आके हमें सराहा और प्रोत्साहित किया कि आपने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। तो कोई आपका काम करने के लिए अगर आपको थैंक यू बोले तो उससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। तो दिस इज व्हाट दिस फिल्म डिड फॉर अस, एंड आई होप कि ये इस तरह की फिल्म और भी लोगों को एनकरेज करे कि वो समाज में होने वाली चीजों के ऊपर जिस तरह से आर्ट प्रभावित कर सकती है जिनको, ऐसे सब्जेक्ट्स को उठा के और फिल्में बनाए, और बन भी रही है। काफी अच्छी फिल्में बन रही है। 12th फेल आई थी, बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर फिल्म थी वो। न्यूटन एक फिल्म आई थी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी वो। रंग दे बसंती एक फिल्म आई थी जो जिसका उद्देश्य बहुत सिमिलर है जो हमने हमारी फिल्म में बनाया। उसका टेलिंग डिफरेंट था, लेकिन उद्देश्य यही था कि कैसे यूथ को जगाया जाए। तो आगे भी और ऐसी कई फिल्में बन रही है और हमारे भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइन अप है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि ये फिल्म देखी आपने, जो कार्य संस्कार भारती करता है, ये मंच करता है कि कला के द्वारा, समाज के द्वारा हम कैसे जागृत फैलाते रहें। तो ये कतई ज़रूरी नहीं कि आप फिल्म ही बनाएं तभी जागरण होगा। आपके पास जो टूल है, अगर आपने कहा कि मैं बेस्ट 50 में आना चाहता हूँ उद्योग करने के लिए, तो उद्योग ऐसा क्या करे कि उससे समाज और देश का भला हो। वो कुछ भी करने के पहले आपके दिमाग में रहना ही चाहिए। आप जॉब करें, कुछ भी करें, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके विचार में रहना चाहिए, उसके पीछे बैक ऑफ माइंड
कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उससे बाकी लोगों का या हमारे समाज देश का क्या भला होने वाला है। सुमित जी, मैं लौटता हूँ आपकी बात पर, जो आपके अगला प्रसंग है कारगिल वार, उसके बारे में आप बताएंगे। शुरुआत होती है कारगिल वॉर की। आपके में से कोई बता सकता है कि कारगिल वॉर कब और किसके साथ लगा था, किसके साथ लड़ाया गया था? कोई भी एनीबडी? 1999 में हुआ था पाकिस्तान के। हाँ जी। उसके पीछे वाली कहानी थोड़ी कुछ अलग है। आपको शायद अपनी किताबों में पढ़ा होगा या पिक्चरों की तरह जो आपने देखा होगा, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो हुआ था वो हमने देखा है, हमने भोगा है, हमने किया है। तोलोलिंग जैसी 16,000 फुट के ऊपर जो पहाड़ी है उसके ऊपर मेरे जैसे एक सिपाही को तिरंगा फहराने का मौका मिला। माइनस 17 डिग्री और 19,000 फीट की हाइट। आप सोच सकते हो, अगर ये बोतल, सर जी, ये बोतल अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो 3 डिग्री के बाद उसका बर्फ बन जाता है। सोच लो हमारी भारतीय सेना उस माहौल में 16,000 फीट के ऊपर, 16,000 फीट के ऊपर तोलोलिंग, 19,000 फीट के ऊपर टाइगर हिल और 14,000 फीट के ऊपर .5041। ये सब हाइट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उनका हर एक का एक एक स्तर है और वहां पे बैठे हुए थे पाकिस्तान का मुजाहिदीन, जो जनरल परवेज मुशर्रफ बता रहा था। जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में आपने सुना होगा, वो भी एक शासक है, इंडियन मतलब पाकिस्तान आर्मी के एक जनरल थे और उन्होंने अपने महूम में, भारत में आके, महूम में आके उन्होंने ट्रेनिंग हासिल करी थी इन्फेंट्री स्कूल में। और उनको मालूम है कि भारतीय सेना लड़ाई किस हिसाब से लड़ती है। जैसे ही हमारी कुछ फौज जब बर्फ शुरू हो जाती है तो कन्वेंशन ऐसा है कि आप अपने देश में अपने दोनों ने जाना है। भारतीय सेना अपने देश में आ गई, पाकिस्तान सेना अपने देश में जानी चाहिए थी मगर हो गई। जैसे ही हमारी सेना अपने देश में आ गई, उन्होंने जितने आपको ये मैंने जो हाइट और ये पहाड़ियां बताई थी उनके ऊपर जाके कब्जा कर दिया। कब्जा किया और एक चरवाहा को ये बात पता चली, उसने आके हमारे आर्मी के एक यूनिट को बताया, सर ऐसी ऐसी कहानी है। और तब जाके एक डेलीगेशन जाता है कैप्टन सरवर सिंह कालिया साहब का, 6-7 बंदे जाते हैं पेट्रोलिंग के लिए और उनको एम्बुश किया जाता है। एम्बुश का मतलब तब चारों बाजू से उनको घेरा जाता है, उनको बोलते हैं आपके हथियार डाउन करो और हाथ खड़े करो। हथियार डाउन, हाथ खड़े करने के बाद उनके हथियार इकट्ठे लिए जाते हैं, उनको हर एक को गोली मारी जाती है। गोली मारने के बाद सबके, खास करके कैप्टन सरवर सिंह कालिया साहब के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। बाकी उनके तो बड़े बड़े थे, लेकिन कैप्टन कालिया साहब के छोटे छोटे टुकड़े करके एक बोरी में भर के अपने बेस में भेजा जाता है। और वहां से शुरुआत होती है ऑपरेशन विजय की, यानी कि कारगिल की। ऑपरेशन विजय क्या है, शुरुआत यहां से होती है और NH1 श्रीनगर से जो लेह तक रास्ता जाता है उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 1 और जब नीचे से ऊपर पूरी रसद पहुंचती है, जो पूरा एम्युनिशन एंड सिविलियंस के लिए जो भी सामग्री है खाने की, वो वहां तक पहुंचनी चाहिए होती है और हमेशा जाती है वही, क्योंकि उनके पास उनका खुद का कुछ नहीं है, वो उधर कुछ बिकता नहीं है। इधर से जब अपने भारत से या श्रीनगर की उसी उधर के लिए जब भेजते हैं तो वही उनके लिए जीने का एक सहारा है। और जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये सोचा कि अगर ये NH1 उसको हम अगर कट कर दिया जाए तो इनका जो ऊपर वाली जो रसद है वो पहुंचेगी नहीं और ये अपने आप अपने
देश में शामिल हो जाएंगे, यानी कि वो पाकिस्तान में आ जाएंगे। इनका जो मुकुट बोलते हैं वो उनका कट हो जाएगा और ये उनके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। ये जब शुरुआत होती है ऐसी, और ये जो इरादे थे ये कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को पता चल गई है और फिर शुरुआत होती है ऑपरेशंस की। फिर हमें, क्योंकि मेरा यूनिट, क्योंकि मैं वाहनक यूनिट का एक कमांडो हूं, वाहनक यूनिट यानी कि 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस, जो कि नॉर्थ ईस्ट में थी, नॉर्थ ईस्ट यानी जोरहाट आसाम में, हमको वहां से उठाया जाता है, श्रीनगर में लेके आया जाता है, वहां से बाय रूट हम चले जाते हैं। क्लाइमेटेशन का ज्यादा टाइम वक्त मिलता नहीं है। जब हम वहां पे पहुंच जाते हैं, वहां से पाकिस्तान का गोल आता है, हमारे एक साथी का वीर गति को प्राप्त हो जाना। उसके बाद हम सब कमांडोज एक कसम खाते हैं, एक प्रतिज्ञा की एक शपथ लेते हैं कि हमने इसका बदला लेना है। और उस बदले के लिए हमने जो किया वो आपने शायद किसी मूवी में देखा होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि वो आप मतलब मीडिया के सामने या दुनिया को नहीं बता सकते। वो कारनामे हमने करे, हमने हमारे अंदर जाके पाकिस्तान के जो भी सैनिक थे उनके आइडेंटिटी कार्ड या उनके हथियार लेके हम आए। कैसे आए ये आपको नहीं बता सकते, लेकिन आए और भारत सरकार को बाकायदा उनके आइडेंटिटी कार्ड, जो बोल रहे थे कि ये मुजाहिदीन है, मुजाहिदीन नहीं थे, वो नॉर्दर्न इन्फेंट्री के उनके बंदे थे, उनके आइडेंटिटी कार्ड, उनके हथियार और उनके मरे हुए फोटोज हमने दिखाए बाकायदा। तब भारत सरकार ने माना, तो पाकिस्तान को बताया कि ये तुम्हारी डेड बॉडी है, आके उठा के लेके जाओ, नहीं हम उनको दफना देंगे। और बाकायदा अगर, क्योंकि वो आए नहीं लेने के लिए, हमारे पंडित जी और हमारे मौलवी जो भी धर्मगुरु होते हैं हमारे आर्मी में, उनकी तरफ से हमने उनका अंतिम संस्कार उसी हिसाब से किया जो एक मानवता के लिए सभ्य है। और वो सभ्यता हमने पूरे दुनिया को बताई कि ऐसी किया जाता है। अगर चाहे दुश्मन हो या हमारा कोई भी सैनिक हो, हम अकेला कभी नहीं छोड़ते। लड़ाई में भी मानवीयता बरकरार रखना, ये सेना से सीखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आज़ादी हमें मिली है तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करें। जैसे कहते हैं कि सड़क पे चलना है तो सड़क पे चलने का तो कानून होता है ना। तो आपकी आज़ादी तो ऐसा नहीं कि आज़ादी तो हम सिग्नल नहीं मानेंगे, आज़ादी तो इसका मतलब नहीं कहीं ले लेंगे, आज़ादी तो इसका मतलब नहीं कहीं भी गाड़ी पार्क कर देंगे, है ना। हर चीज़ के नियम नहीं होंगे तो कितनी जिंदगी वायर हो जाएगी, कितनी वाहियात हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि नियम कानून उसके तहत मान कर चलना भी एक आज़ादी है। तो ये हमारा सौभाग्य था कि हमारे साथ मधुसूदन जी हैं, इनका प्रत्यक्ष अनुभव जिस तरह से रहा उसमें लड़ाई का, वो आप सबने हमने देखा और एक शानदार फिल्म आपने देखी। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए और इस चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।